गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए, मुख्यतः आपकी फर्स्ट बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कंप्लीट हो चुकी थी। सेकंड बुक अपनी चल रही थी भारत का भूगोल, जिसमें 7 लेसन हैं। पहला लेसन आपका कंप्लीट हो चुका, दूसरा सिलेबस से हटा दिया गया, तीसरा लेसन कंप्लीट हो चुका, चौथा लेसन सिलेबस से हटा दिया। आज 5वां लेसन देखेंगे और कल देखेंगे 6वां लेसन और 7वां लेसन सिलेबस से हटा दिया। यानी कल का जो वीडियो आपके पास आएगा वो आपका अंतिम वीडियो होगा थ्योरी का। कल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज अपन देखते हैं 5वें लेसन के बारे में, भारत के भूगोल में प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है, कहें किसे। देखिए, मुख्यतः प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वन, घास व झाड़ियों का समूह सम्मिलित होता है। यानी प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय क्या है, जिसमें वन, घास व झाड़ियों के समूह को सम्मिलित किया जाता है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। देखिए, मुख्यतः अपने भारत की बात करें तो अपने भारत की जलवायु, प्रकृति, इन दोनों में कैसी स्थिति पाई जाती है, भिन्नता की स्थिति। इसलिए भारत में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक वनस्पति है, उस प्राकृतिक वनस्पति में भी भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे हिमालयी क्षेत्र है, हिमालयी क्षेत्रों के अंतर्गत कैसी वनस्पति हमें देखने को मिलती है, शीतोष्ण वनस्पति। इसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाटों के अंतर्गत मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वर्षावन ये हमें देखने को मिलते हैं। डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्रों के अंतर्गत हमें कैसी वनस्पति, मैंग्रोव जो वनस्पति है वो हमें देखने को मिलती है। कहने का मतलब विभिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पति हमें भारत में देखने को मिलती है। तो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है डेल्टाई प्रदेशों में। कहने का मतलब यह है, राजस्थान है, राजस्थान में मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उनमें झाड़ियां वगैरह पाई जाती हैं। कहने का अभिप्राय ये है मेरा कि संपूर्ण भारत के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति में विविधता की स्थिति हमें देखने को मिलती है। आपके लेसन में वनों के विषय में अध्ययन है। देखिए, मुख्यतः वनस्पति के प्रकार और जलवायु भिन्नता के आधार पर भारतीय जो वन है, इन भारतीय वनों का वितरण मुख्यतः अपन कितने प्रकार से कर सकते हैं, 5 प्रकार से। किस आधार पर, जलवायु संबंधी भिन्नता और प्राकृतिक वनस्पति संबंधी जो भिन्नता है, इस आधार पर भारतीय वनों को 5 प्रकार से विभाजित किया है। 5 प्रकार कौन कौन से? नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन एवं अर्ध सदाबहारी वन।
नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नंबर 3 उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। नंबर 4 पर्वतीय वन। और नंबर 5 अनूप वन, जिन्हें और क्या कहा जाता है, वेलांचली। ये 5 प्रकार के वन अपने यहां पर पाए जाते हैं। फिर से देख लो, जलवायु भिन्नता व प्राकृतिक वनस्पति की भिन्नता के आधार पर भारतीय वनों को इन 5 प्रकारों में विभाजित किया है। उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन एवं अर्ध सदाबहारी वन। नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नंबर 3 उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। नंबर 4 पर्वतीय वन। और नंबर 5 अनूप वन या वेलांचली। इनके बारे में सामान्य परिचय देखते हैं, वैसे बुक में विस्तार से दे रखा है, यहां पे अपन विस्तार से देखते हैं। देखिए, जिन क्षेत्रों के अंतर्गत वर्षा 200 सेंटीमीटर और तापमान 22 डिग्री, ध्यान दीजिए कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक औसत वार्षिक तापमान वाले जो क्षेत्र हैं, उन उष्ण व आर्द्र प्रदेशों के अंतर्गत जिन वनों की उपलब्धता पाई जाती है वो वन कहलाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन। संपूर्ण वर्ष भर जो वन पूर्णतः हरे भरे दिखाई देते हैं, मुख्यतः अपने भारत के पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जो पहाड़ियां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन प्रदेशों के अंतर्गत जो वन विद्यमान है वो वन है कौन से, उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन। उदाहरण रोजवुड वृक्ष का नाम है, महोगनी, एबी, एबोनी, ये महत्वपूर्ण वृक्ष है उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वनों के। दूसरा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसमें देखिए आर्द्र पर्णपाती या शुष्क पर्णपाती, ये 2 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर, जल की उपलब्धता के आधार पर। जल की उपलब्धता के आधार पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। 2 प्रकार कौन कौन से, एक आर्द्र पर्णपाती और एक शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती क्या, जिनमें औसत वार्षिक वर्षा कितनी, 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में औसत वार्षिक वर्षा है। अरे समझ में, ये हो गए आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। और शुष्क पर्णपाती जिसके अंतर्गत 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा है। दोनों वन समझ में आ गए ना। आर्द्र पर्णपाती वन कौन से होंगे, वे वन जिनमें औसत वार्षिक वर्षा 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है। शुष्क पर्णपाती वन वे वन जिनमें औसत वार्षिक वर्षा 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में पाई जाती है, वो शुष्क है। अब आर्द्र जो पर्णपाती वन है उनके उदाहरण तो सामान्य साल है, सागवान है, शीशम है, हर्रा है, महुआ है, आंवला है, कुसुम है, चंदन है। ये मुख्यतः किसके उदाहरण हो गए, आर्द्र पर्णपाती वनों के। शुष्क पर्णपाती वन, इनके उदाहरणों के अंतर्गत अपन यदि देखें तो कौन कौन से आएंगे, इसमें वही घास, झाड़ी वगैरह ये सब इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो मुख्यतः ये हो गया अपना उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा आता है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। देखिए मुख्यतः उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन कौन सा होता है, जिसमें औसत वार्षिक वर्षा कितनी, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जिन क्षेत्रों के अंतर्गत होती है। जो झाड़ी वगैरह होते हैं ये सब इसके अंतर्गत सम्मिलित है। अपना राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इन प्रदेशों के अंतर्गत इस प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में अपन कह सकते हैं। नंबर 4 पर्वतीय।
देखिए पर्वतीय वन, हिमालय के जो गिरिपद क्षेत्र हैं, नीचे पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय के जो गिरिपद क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत पाए जाते हैं और 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर ये आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। मुख्यतः पश्चिमी घाट है, विंध्याचल है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, इनके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। एक है अनूप वन या वेलांचली, भारत के 39 लाख हेक्टेयर भूमि पर ये वन पाए जाते हैं। मुख्यतः मैंग्रोव, लवणकच्छ, ज्वारीय, सेकड़ी खाड़ी, पंख मैदान, ज्वारनदमुख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, गोदावरी व कृष्णा नदी के जो डेल्टाई भाग हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत मुख्यतः में ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से अपने भारत के अंतर्गत ये 5 प्रकार के जो वन हैं वो प्राकृतिक वनस्पति की भिन्नता और जलवायु भिन्नता के आधार पर हमें देखने को मिलते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत के अंतर्गत वन आवरण की स्थिति। भारत में वन आवरण की स्थिति में देखो, मुख्यतः भारत का जो कुल क्षेत्र है, कुल क्षेत्रफल भारत का कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है, अपने भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, इस कुल क्षेत्रफल के 20.55% भाग पर क्या विद्यमान है, वन विद्यमान है। आ रहा है समझ में। मुख्यतः राज्यवार अपनी स्थिति देखें तो राज्यवार वनों की स्थिति में क्या पाई जाती है, भिन्नता। किसी राज्य में वनों की अधिकता है, किसी में न्यूनता है। जैसे उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर, जहां पर सबसे कम वन है, जम्मू कश्मीर का जो कुल क्षेत्रफल है उसके केवल 9.5% भाग पर क्या विद्यमान है, वन विद्यमान है। जबकि अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 84.05% भाग पर क्या विद्यमान है, वन। बताओ भिन्नता की स्थिति है या नहीं है। मुख्यतः भारत के जितने राज्य हैं उन राज्यों में केवल कितने राज्य हैं, 15 राज्य अपने भारत के ऐसे हैं जिनमें वन आवरण 33% से अधिक है। बाकी सभी राज्यों के अंतर्गत वन आवरण है वो वन आवरण बहुत कम पाया जाता है। कोई दिक्कत, ये होगी इसकी स्थिति। आगे देखते हैं अपन भारत में वन संरक्षण के बारे में। देखिए वन संरक्षण क्या है। देखिए भारत सरकार के द्वारा आपको ध्यान में है वर्ष 1952 के अंतर्गत एक वन नीति लागू हुई थी। भारत में वन नीति कब लागू हुई, वर्ष 1952 में, और उसमें संशोधन कब किया गया, वर्ष 1988। आ रहा है समझ में। उसके अंतर्गत देखो क्या है, नई नीति के अनुसार वन प्रबंधन पर बल दिया गया और नई वन नीति के उद्देश्य क्या रखे गए कि एक तो देश के जो कुल क्षेत्रफल है उस कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग पर वनों का आवरण होना चाहिए। पारिस्थितिकी की दृष्टि से जो असंतुलित क्षेत्र हैं जिनमें पारिस्थितिकी का असंतुलन है, उन असंतुलन वाले क्षेत्रों के अंतर्गत अधिक वन लगाए जाए। देश की प्राकृतिक धरोहर है, जैव विविधता है, आनुवांशिक कुल है, उनका संरक्षण किया जाए। मृदा अपरदन मरुस्थलीकरण है, उसको रोका जाए। बाढ़ और सूखे की स्थिति है, उस पर नियंत्रण पाया जाए। निम्नलिखित जो भूमि है उसमें सामाजिक वानिकी वन रोपण के द्वारा वन आवरण का विस्तार किया जाए। वनों की जो उत्पादकता है उसे बढ़ाकर आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। पेड़ों के कटान पर रोक लगाई जाए। यानी अनेक ऐसे उद्देश्य रखे गए जिनके अंतर्गत मुख्यतः वन संरक्षण का जो कार्य है वह संरक्षण का कार्य सर्वाधिक चल रहा।
अब एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक बात है इसमें उद्देश्य में सामाजिक वानिकी क्या है। देखो, मुख्यतः पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा, और ऊसर भूमि जो है उस ऊसर भूमि पर वन रोपण का जो कार्य है वह वन रोपण का कार्य सामाजिक वानिकी है। पर्यावरणीय, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा व ऊसर भूमि पर वनारोपण, वो क्या कहलाता है, सामाजिक वानिकी। मुख्यतः ये 3 प्रकार की है, ग्रामीण वानिकी, शहरी वानिकी और फार्म वानिकी। कितने प्रकार की है सामाजिक वानिकी? 3 प्रकार की सामाजिक वानिकी है, शहरी, ग्रामीण और फार्म। शहरी वानिकी क्या भाई, जो भी नगर है, नगर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत हरित पट्टी है, पार्क है, सड़कों के बीच में जो जगह होती है उसमें वृक्षारोपण का कार्य करना, वृक्ष लगाना, उनका प्रबंधन करना, ये शहरी वानिकी में आता है। ग्रामीण वानिकी, ग्रामीण वानिकी में क्या आता है? ग्रामीण वानिकी है कृषि वानिकी। कृषि योग्य और जो बंजर भूमि है उस पर पेड़ व फसल एक साथ लगाना, खाद्यान्न है, चारा है, ईंधन है, इमारती लकड़ी है, फसलों का उत्पादन है, ये सारा काम एक साथ किया जाए। किन क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में, वो ग्रामीण वानिकी। फार्म वानिकी क्या है? इसके अंदर किसान है वो अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या जो दूसरे पेड़ लगाते हैं, वन विभाग इसके लिए छोटे व मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध करवाता है। ये 3 प्रकार की सामाजिक वानिकी है। अरे अब देखो, वनों से मुख्यतः जैसे वन्य प्राणी है, आपको ध्यान में होगा वन्य प्राणियों के आश्रयदाता है। मुख्यतः 4-5% किस्में अपने भारत के अंतर्गत पाई जाती हैं पौधे और प्राणियों की। विशाल स्तर पर विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्र आपने ठीक प्रकार से पढ़ा है। तो वनों के संरक्षण के साथ साथ वन्य प्राणियों का संरक्षण भी होगा, क्योंकि वन्य प्राणियों का निवास स्थान क्या है? वन है। भारत में वन्य संरक्षण की बात करें, अपने भारत के अंतर्गत वन्य संरक्षण की स्थिति के बारे में, तो भारत में वन्य प्राणियों के बचाव के लिए एक अधिनियम आपको ध्यान में वर्ष 1972 के अंतर्गत पारित किया गया था। इसके अंतर्गत जो भी संकटापन्न प्रजातियां थी उनको सुरक्षा प्रदान करना, पार्क, पशु विहार, ऐसे जो कानूनी सहायता थी संरक्षित क्षेत्रों को वो प्रदान की गई। अपने भारत के अंतर्गत 92 नेशनल पार्क और 492 वन्य प्राणी अभ्यारण्य हैं, जो कि अपने भारत की लगभग 1.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर विस्तृत है। ये क्या था? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उठाया गया कदम था। यानी लगभग 92 नेशनल पार्क और 492 वन्य प्राणी अभ्यारण्य होना, यह वन्य जीवों को बचाने के लिए किया गया कारगर उपाय था। इसके अतिरिक्त भारत में वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना, हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना, अनेक प्रकार की ऐसी परियोजनाएं भारत सरकार के द्वारा काम में लाई गई, जिससे वन्य जीवों का संरक्षण हो सके। एक जीवमंडल निचय के बारे में भी आपके सिलेबस के अंतर्गत थोड़ा बहुत दे रखा है। जीवमंडल निचय, भारत में कितने जीवमंडल निचय हैं? 14 जीवमंडल निचय अपने भारत के अंतर्गत हैं, जिसमें से नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और मन्नार की खाड़ी ये यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त जीवमंडल निचय हैं। कौन से 4? नीलगिरी, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन। भारत में प्रथम जीवमंडल निचय कौन सा है? नीलगिरी, जो कि 1986 में स्थापित किया गया था। इसमें हाथी, बाघ, सांबर, चीतल
आदि की अधिकता में देखने को मिलती है। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी जीव मंडल है उत्तराखंड राज्य में। शीतोष्ण कटिबंधीय वन वह हिम तेंदु, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, कालाबाज, सुनहराबाज वे वहां पर सर्वाधिक पाई जाती है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में गंगा नदी का जो दलदली डेल्टा है उसमें स्थित है। बंगाली जो टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, वो वहीं पर पाए जाते हैं। मन्नार की जो खाड़ी है जीव मंडल नीचे है, उसमें समुद्री जीव विविधता अधिक पाई जाती है। उच्च प्रकार के पौधों की प्रजातियां हमें उन क्षेत्रों के अंतर्गत देखने को मिलती है। इस प्रकार से ये जीव मंडल नीचे अपने भारत के अंतर्गत महत्वपूर्ण 4, वैसे हैं टोटल कितने? 14 जीव मंडल नीचे अपने भारत के अंतर्गत विद्यमान है। आ रहा है समझ में? तो ये विशेष बातें 5वें लेसन की, ये 5वां लेसन आपका लगभग कंप्लीट। इसके अंतर्गत जो भी आपको कोई समस्या हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, जहां भी आपको ऐसा लगे भाई अमुक बिंदु हमारे को समझ में नहीं आ रहा या ये टॉपिक हमारे को समझ में नहीं आ रहा, आप बिल्कुल डाउट का जो ऑप्शन है उसमें लिख सकते हैं। एक होमवर्क के रूप में आपको बताया गया था, फिर से मैं बता रहा हूं, आप ठीक प्रकार समझ लो ये बात। फिजिकल ज्योग्राफी जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हैं, सिलेबस आपको बताया हुआ है कि भाई कौन से लेसन आपके सिलेबस में चल रहे हैं, कौन से लेसन आपके हटा दिए गए हैं। तो जो लेसन हटा दिए गए उनको तो छोड़ो, जो लेसन आपके भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो पहली बुक है उसमें है, सिलेबस में जो लेसन है जितने भी 10, 11 जो भी टोटल तो 16 हैं, 5-6 लेसन हटा दिए, तो जो भी 9-10 लेसन हैं उन लेसन के पीछे दिए गए जो प्रश्न उत्तर है वो प्रश्न उत्तर आपको होमवर्क के रूप में आपने कर लिए होंगे, न किए हैं तो वो कर लेना। दूसरा, भारत के भूगोल के अंतर्गत 7 लेसन हैं, 3 लेसन आपके हटा दिए गए, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 7। पहला लेसन कंप्लीट हो गया, तीसरा कंप्लीट हो गया, 5वां लेसन कंप्लीट हो गया। अब एक लेसन, एक वीडियो और बचा है जो आपका कल कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो मुख्यतः इन लेसन्स के भी जो प्रश्न उत्तर है पाठ के पीछे दिए गए, वो प्रश्न उत्तर आपको ठीक प्रकार से होमवर्क की कॉपी में करने हैं। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये नहीं हो कि भाई होमवर्क आपका कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरा किया हुआ है। देखो काफी टाइम आपको मिल रहा है और मुश्किल से लेसन के पीछे 10, 12, 13 प्रश्नों से ज्यादा नहीं होंगे किसी भी लेसन में। और शुरू से बता रहा हूं तो ये प्रश्न उत्तर यदि आपने नहीं किए हैं तो विधिवत रूप से इनको ठीक प्रकार से कर लेना, ये आप इसे ध्यान रखें। इसमें किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं चलेगी, क्योंकि होमवर्क आपको करना है। वीडियो आपको मैं भेज रहा हूं, कंप्लीट होने के बाद कल आपका लास्ट वीडियो हो जाएगा, तो होमवर्क आपका कंप्लीट होना चाहिए। जहां आपको जिस बिंदु में कोई दिक्कत लगती है, कोई आपके मन में डाउट है, कोई लेसन के पीछे का कोई ऐसा प्रश्न जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, हालांकि सारे आंसर बता दिए, फिर भी यदि मान लो कोई ऐसा प्रश्न मिलता है तो वो प्रश्न आप डाउट के ऑप्शन में डाल सकते हैं। उसका आंसर जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी मैं आपको भेजूंगा। समस्या किसी प्रकार की हो, कोई टॉपिक दोबारा पढ़ना हो, कोई लेसन दोबारा पढ़ना हो, उसके लिए भी आप डाउट में लिख सकते हैं। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त जैसे कल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में प्रायोगिक कार्य भी है, प्रैक्टिकल वर्क। इसके अतिरिक्त जो टॉपिक्स आपके महत्वपूर्ण, वैसे तो सारे महत्वपूर्ण हैं, फिर भी जो टॉपिक आपके महत्वपूर्ण हैं उनके विषय में भी आपको ठीक प्रकार से बताया जाएगा और समझाया जाएगा। यहां से मेरी तरफ से किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, ज्योग्राफी में जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, जो लेसन जो टॉपिक आपको दोबारा पढ़ना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, डाउट का जो ऑप्शन है उसमें डाल दें। वो लेसन उसका वीडियो आपको फिर से दोबारा बनाकर, पहले वाला नहीं दोबारा बना करके वो वीडियो आपको भेजा जाएगा ठीक प्रकार समझा करके। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। शेष कल।